हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये वाला पोर्शन डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे सी आर्चिन, ड्रोसोफिला, टेट्रापोड, डिक्टोस्टीलियम रिमेनिंग पोर्शन। सी आर्चिन के केस में क्या होता है, यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होता है, वाटर के अंदर देखने को मिलेगा। लेट सपोज ये मान लो ये पूरा जो अपना स्क्रीन है ये है सी, और ये चारों तरफ ये वाटर का एरिया बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये एग है जिसका आउटर पोर्शन एग जेली कहलाता है। इनर पोर्शन में विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है और सबसे इनर पोर्शन में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होते हैं। जो ये विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है इसके पास होता है EBR1 रिसेप्टर। क्या देखने को मिलता है, ये देखा जाता है कि जब फीमेल जो सी आर्चिन होती है जब वो एग को रिलीज कर देती है, इस एग में से एक स्मेल आती है एक केमिकल रिलीज होने की वजह से जिसको बोलते हैं रीसेक्ट, जो कि एज अ लाइगेंड काम करता है। और इधर के साइड ही जब मेल स्पर्म रिलीज करेगा तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इसके पास रिसेप्टर होता है इस रीसेक्ट प्रोटीन के लिए। तो क्या करता है, इसको रिसीव कर लेता है रीसेक्ट को। जैसे ही रीसेक्ट की सिग्नलिंग आती है सेंस करता है तो स्पर्म के अंदर कैल्शियम एक्टिवेट हो जाता है और स्पर्म एक्टिवेट होगा। और ये इस केमिकल को क्या बोला जाता है, कीमो अट्रैक्टेंट रीसेप्टर, क्योंकि इस केमिकल की वजह से स्पर्म अट्रैक्ट होकर एग की तरफ आएगा। और जैसे ही स्पर्म एग की तरफ आता है सबसे पहले क्या देखने को मिलता है, ये जो एग जेली है इस एग जेली को ही डीजेलिड किया जाता है, इसको हटाया जाता है। क्योंकि जो विटेलाइन मेम्ब्रेन होता है उसके पास EBR1 है, उसके पास रिसेप्टर है, और स्पर्म के पास क्या है, इसके पास बिंडिंग लिगेंड है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले कीमो अट्रैक्शन हुआ, फर्स्ट स्टेप कीमो अट्रैक्शन, देन बाइंडिंग ऑफ स्पर्म, देन एक्सोसाइटोसिस। तो यहां पर जब ये EBR1 और बिंडिंग दोनों की बाइंडिंग हो जाएगी तो एक्सोसाइटोसिस देखने को मिलेगी, स्पर्म अंदर की तरफ चला जाएगा। तो थर्ड स्टेप में एक्सोसाइटोसिस होगी एंड देन पैसेज ऑफ स्पर्म देखने को मिलेगा। बट यहां पर हमें पता है कि जो एग होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो स्पर्म होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसी वजह से जो स्पर्म होता है वो मूवमेंट करता है एग की तरफ। लेकिन अगर मान लो पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन चाहिए तो यहाँ पर फास्ट ब्लॉक और स्लो ब्लॉक ये यहाँ पर काम करते हैं। फास्ट ब्लॉक में क्या देखने को मिलता है, फास्ट ब्लॉक ये 30 to 40 सेकेंड के लिए होता है, जिसमें जो ये एग है, एग के अंदर जो सोडियम होता है ये पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल वोल्टेज 20 मेगावोल्ट पॉजिटिव हो जाती है। अब स्पर्म जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्ज। देन स्लो ब्लॉक में क्या होता है, जैसे ही स्पर्म एग में अंदर की तरफ एंट्री ले लेता है वैसे ही वहां पर PLC बीटा एक्टिवेट होके PIP2 को IP3 डैग में कन्वर्ट कर देता है और IP3 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवा लेता है, और ये कैल्शियम जैसे ही रिलीज होता है स्लो ब्लोकोपोलिस्पर्मी एक्टिवेट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपको पता होगा ये 3 तरीके का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, ये कैल्शियम को रिलीज करेगा। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड की सिंथेसिस करवाएगा और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में हेल्पफुल होगा। तो क्या देखा जाता है कि जो यहाँ पर PLC बीटा एक्टिवेट हो रहा है एग में, वो सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम को रिलीज करवा के स्लो ब्लॉकोपोलिस्पर्मी एक्टिवेट करता है।
अब क्या होता है, पॉलीस्पर्म प्रिवेंशन के लिए हमें पता है कि ये है एग का स्ट्रक्चर, हम लोग जूम करके बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल this portion is विटेलिन मेम्ब्रेन। इस पोर्शन को हम लोग क्या कंसिडर कर ले रहे हैं, इस पोर्शन को विटेलिन मेम्ब्रेन कंसिडर करके चल रहे हैं, मिडल वाला पोर्शन। दिस इज विटेलिन मेम्ब्रेन, क्लियर। और ये जो इनर पोर्शन है इसको हम लोग क्या कंसिडर करके चल रहे हैं, इनर पोर्शन को, इसको हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। ये क्या है, ये है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, क्लियर है। सो this one is cortical granules। हमें पता है एग का सबसे इनर लेयर कॉर्टिकल ग्रैन्यूल होता है, मिडल लेयर विटेलिन मेम्ब्रेन होता है और आउटर लेयर एग जेली कोट देखने को मिलता है। सो आउटर लेयर और बना लेते हैं हम लोग। So this one is this layer is called egg jelly coat, क्लियर है। तो यहाँ पे 3 कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। मिडल कलर जो है ये विटेलिन मेम्ब्रेन को शो कर रहा है, इनर ग्रीन कलर शो कर रहा है कॉर्टिकल ग्रैन्यूल को एंड ब्लैक कलर शो कर रहा है एग जेली कोट को, क्लियर है। तो अब यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है, दिस इज कॉर्टिकल ग्रैन्यूल, दिस इज विटेलिन मेम्ब्रेन, दिस वन इज एग जेली कोट। तो ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल होते हैं, अब हमें पता है विटेलिन मेम्ब्रेन के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, विटेलिन मेम्ब्रेन के पास में EBR1 प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये EBR1 के रिसेप्टर हैं, EBR1 के रिसेप्टर्स हैं एंड यहाँ पर साथ में क्या है, यहाँ पे इस तरीके से ये स्पर्म है, ये यहाँ पर वाटर के अंदर क्लियर। अब क्या होता है, ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल है एक सीरिन प्रोटीएज को रिलीज करेंगे, सीरिन प्रोटीएज। सीरिन प्रोटीएज एक प्रोटीन है जो क्या करता है, जो ये जो विटेलिन मेम्ब्रेन पे ये EBR1 जो रिसेप्टर्स हैं इनको डिग्रेड कर देगा। अब अगर EBR1 डिग्रेड हो गया तो आपको क्या लग रहा है, स्पर्म के ऊपर जो बिंडिंग लाइगेंड है क्या ये बाइंड कर पाएगा EBR1 से, क्योंकि EBR1 ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। पहला स्टेप ये हो गया पॉलीस्पर्मी प्रिवेंशन का। सेकंड स्टेप म्यूकोपॉलीसेकेराइड। हमें पता है एग और स्पर्म के चारों तरफ क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, वाटर प्रेजेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो वाटर है इस वाटर को इनफ्लक्स किया जाता है, अंदर की तरफ इनटेक किया जाता है। अब ये जब वाटर अंदर की तरफ आता है तो ये जो विटेलिन मेम्ब्रेन है ये टफ हो जाती है और जैसे ही विटेलिन मेम्ब्रेन टफ होगी तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। थर्ड स्टेप UDX1 जो एंजाइम है
वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक्टिवेट करेगी, जो ओवो पेरोक्साइड और ट्रांसग्लूटामिनेज इन दो को एक्टिवेट करेगा, और जो ट्रांसग्लूटामिनेज और ओवो पेरोक्साइड है ये हार्ड कर देंगे इस विटालाइन मेम्ब्रेन को। ये जो मिडल मेम्ब्रेन है जिसपे EBR1 है, ये अगर हार्ड हो गई तो भी बाइंडिंग नहीं हो पाएगी। फोर्थ वन इज हाई लाइन, ये भी एग के चारों तरफ टफ कवरिंग बनाने का काम करेगा। और एग एक्टिवेट कब होता है? जब सब कंडीशन नॉर्मल हो और ये एग जो है ये इससे बाइंड कर जाए EBR1 से, और EBR1 से जब बाइंड करेगा तो वहां पर क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम प्रोडक्शन, और इस तरीके से एग एक्टिवेशन होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज, अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है? जायगोट। अब इस तरीके से यहां पर दो क्लीवेज होगा, इक्वेटोरियल एंड मेरिडोनियल, और एट द एंड क्या बनता है? 16 सेल का यहां पर एम्ब्रियो देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या होगा? इस तरीके से अगर मैं सिंपल बनाऊं तो यहां पर एनिमल पोल 1 एंड एनिमल पोल 2 ये यहां पर देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज दिस वन इज एनिमल पोल 1 and this one is animal pole 2। क्लियर है? इसके अलावा और क्या फॉर्म होगा? इसके अलावा यहां पर वेजिटल पोल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेट्स सपोज दिस वन इज वेजिटल पोल। सपोज करें कि ये क्या है? ये है वेजिटल पोल। This is vegetal pole 1. This one is animal pole 1 and animal pole 2. Next is vegetal pole 2. Next one is vegetal pole 2. This one is vegetal pole 2. Next one is large micromere. Large micromere. So these are called large micromere. And after large micromere there are small micromeres. या फिर lower micromeres. These are lower micromere. क्लियर है? तो यहां पर ये क्या है? ये है एनिमल पोल 1. दिस वन इज एनिमल पोल 1. दिस वन इज animal pole 2. This one is vegetal pole 1. This one is vegetal pole 2. This one is large or upper micromere, and this one is lower micromere. सो यहाँ पर क्या होता है? जो एनिमल पोल 1 और एनिमल पोल 2 है, ये दोनों क्या करते हैं? ये दोनों एक्टोडर्म बनाने का काम करेंगे। तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे एक्टोडर्म। जो वेजिटल पोल 1 है वो क्या बनाएगा? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। जो वेजिटल पोल 2 है ये क्या बनाएगा? नॉन स्केलेटो जेनिक मेसेनकाइम। और जो लार्ज या अपर माइक्रोमियर है ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा मेसोडर्म, जो कैसी होगी? ऑटोनोमस होगा ये।
और अगल बगल वालों को कंडीशनली स्पेसिफाई करेगा। लोअर माइक्रोमियर क्या बनाते हैं, जर्म लाइन बनाने का काम करते हैं। तो इनके फेट से क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट एक एक्सपेरिमेंट आता है, ड्राई सेच एक्सपेरिमेंट, जिसको प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर देखने को मिलता है कि जो 2 सेल स्टेज में एम्ब्रियो होगा, वो कंप्लीट लार्वा बना सकता है। क्लियर है। एंड 4 या 8 सेल स्टेज में जो एम्ब्रियो होगा वो क्या बनाएगा, प्लूटस बट कंप्लीट लार्वा। प्लूटस यानी कि स्मॉल। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं बस। पहला तो जो सेल फेट होगा कैसा होगा, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर की वजह से। दूसरा अगर मैं बात करूं तो कंडीशनल, जिसको हम लोग रेगुलेटिव डेवलपमेंट बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा कंडीशनल है, सो पोटेंसी इज ग्रेटर देन फेट देखने को मिलेगी। इसके अलावा हार्मोनियस इक्विपोटेंशियल, ये देखने को मिलेगा सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं डिशेवल्ड एंड बीटा कैट स्पेसिफाइंग माइक्रोमियर। सो जो डिशेवल्ड है ये कहाँ रहता है, वेजिटल कॉर्टेक्स में। और बीटा कैट ये क्या स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई माइक्रोमियर्स। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर बीटा कैट जहां होता है वहां पर या तो एंडोडम बनेगा या मेसोडम बनेगा। तो ये मान लो एनिमल पोल 1, एनिमल पोल 2, ये एक्टोडम बना रहा है, इसका मतलब बीटा कैट एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि यहां पर JSK3 प्रेजेंट होगा तभी तो एक्टोडम बना रहा है ये। और वेजिटल पोल के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, 2, 1 ये क्या बना रहे थे, मेसोडम। वेजिटल पोल 2 मेसोडम बना रहा था। इसका मतलब यहां पर बीटा कैट प्रेजेंट है और JSK3 एब्सेंट है, म्यूचुअल इनहिबिशन चलता है। तो इस तरीके से क्या देखने को मिलता है कि मान लो जो LIC3 है ये किसका जैसा काम करता है, ये बीटा कैट के जैसा काम करता है, डिशेवल्ड के जैसा काम करता है, जो कि इनहिबिट कर सकता है JSK3 को। अगर मैं LIC3 को ऐड कर दूं इस एग में या एम्ब्रियो में, क्या देखने को मिलेगा, कंप्लीट के अंदर JSK3 इनहिबिट हो जाएगा। अब JSK3 है नहीं तो बीटा कैट रहेगा पूरे में, तो एंडोडम या मेसोडम बनेगा। लेकिन अगर बीटा कैट इनहिबिट हो जाए तो कंप्लीट में एक्टोडम बनेगा। ये होता है डिशेवल्ड बीटा कैट स्पेसिफाइंग माइक्रोमियर्स। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डबल नेगेटिव गेट। डबल नेगेटिव गेट में क्या होता है, OTX या बीटा कैट, ये किसको एक्टिवेट करेंगे, PMAR1 को, जो क्या करेगा, HESC को इनहिबिट करेगा। क्यों, क्योंकि ये माइक्रोमियर नहीं बनने देता, उन जीन को इनहिबिट करने का काम करता है ये। इसलिए अगर ये इनहिबिट हो गया तो PMR एक्टिव रहेगा, और अगर PMR एक्टिव है तो क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन बनेगा, और ये प्रोटीन क्या करेगा, माइक्रोमियर को स्पेसिफाई करने में हेल्प करेगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब ड्रोसोफिला के बारे में। ड्रोसोफिला। सो ड्रोसोफिला के केस में क्या होता है, होलो मेटाबोलस या मेटामॉर्फोसिस और सिंसिटियल क्लीवेज देखने को मिलेगा, और सेंट्रोलेस्टल सुपरफिशियल क्लीवेज ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, इसका जो बॉडी प्लान होता है वो कैसा होता है, हेड होगा, थोरेक्स रीजन होगा एंड एब्डोमेन होगा। हेड क्या करेगा, माउथ, आईज, एंटीना, इन 3 को बनाएगा।
थोरेक्स क्या करेगा, T1, T2, T3 ये पेयर बनाएगा। T1 जो है पेयर ऑफ लेग बनाएगा, T2 जो है ये विंग और लेग बनाएगा, T3 जो है ये लेग और होल्टर, मतलब कि लेग तो तीनों ही बना रहे हैं। सो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो मैटरनल जीन है, एक मैटरनल होंगे एक जाइगोटिक होंगे। तो मैटरनल जीन के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, बाइकॉइड, हंचबैक, नैनोस एंड कोडल। तो यहां पर ये देखा जाता है कि जहां पर बाइकॉइड और हंचबैक होंगे वो नैनोज और कोडल को इनहिबिट करके रखेंगे, और जहां पर नैनोज और कोडल होंगे वो बाइकॉइड और हंचबैक को इनहिबिट करके रखेंगे। सो बाइकॉइड और हंचबैक ये क्या बनाने का काम करते हैं, ये बनाते हैं फेस। नैनोज और कोडल या नैनोज क्या बनाने का काम करेगा, एब्डोमेन। जब बाइकॉइड और नैनोज, बाइकॉइड जब टोर्सो से मिलता है तो ये क्या बनाता है, एक्रोन यानी फेस, वैसे तो ये हेड बनाता है। और जब नैनोज टोर्सो से एक्ट करेगा तो ये टेल्सन यानी टेल बनाएगा। क्लियर है। अब बाइकॉइड कहाँ एक्सप्रेस होता है, बाइकॉइड एक्सप्रेस होता है एंटीरियर पोर्शन में, और बाइकॉइड हंचबैक एक ही जगह रहते हैं, और नैनोज कहाँ शो होता है, पोस्टीरियर पोर्शन में। क्लियर है। तो यहां पर क्या देखने को मिलता है, यहां पर यह देखा जाता है कि जब मान लो सब कुछ नॉर्मल कंडीशन हो तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, बाइकॉइड जो है ये हेड तो बनाएगा ही, इसका थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन जहां पर है वहां पर थोरेक्स बन जाएगा, नैनोज एब्डोमेन बनाएगा, और नैनोज जो है टोर्सो के साथ मिलके टेल बना देगा, और बाइकॉइड जो है वो टोर्सो के साथ मिलके हेड बना देगा। म्यूटेशन केस में फ्लक्चुएट हो जाती है कंडीशंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पर गैप जीन के बारे में। गैप जीन जैसे कि ये यहां पर हंचबैक, जाइंट एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जगह ही काम करेगा, और ये होता है क्रूपल, एंड यहां पर होगा नृप्स, ये होते हैं। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जो हंचबैक है वो क्रूपल को या नृप्स को इनहिबिट करेगा, जब इसके अलावा इनमें इनहिबिशन रहता है क्योंकि ये एंटीरियर में है ये पोस्टीरियर में है नृप्स। क्रूपल जो है इनहिबिट, हंचबैक इनहिबिट तो क्रूपल को भी करता है जब ये 100% अमाउंट में होता है, बट जब ये 50% प्रेजेंट होगा तो ये इसको एक्टिवेट करने का काम करेगा क्रूपल को। सो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि हंचबैक और नृप्स जो है ये एंटागोनिस्टिक होते हैं, इसके अलावा बाइक, क्रूपल और जाइंट ये भी क्या होते हैं, म्यूचुअल इनहिबिशन रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे पेयर रूल जीन के बारे में। तो यहाँ पर 14 पैरा सेगमेंट होते हैं, 8 फॉर एब्डोमेन एंड 3 फॉर थोरेक्स एंड माउथ। सो जो इवन नंबर है एक होगा ओड नंबर का पैरा सेगमेंट, तो ओड नंबर का कौन बनाएगा, इवन स्किप जीन, और इवन नंबर का फ्यूशी टराजो। क्लियर। सेगमेंट पोलैरिटी जीन, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स, सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स के केस में क्या होगा, सेगमेंट पोलैरिटी जीन के केस में जो विंगलेस है, मान लो कि ये सेल है अपनी, एक सेल ये है, यहां पर विंगलेस है, और इस केस में क्या है, इस केस में इनग्रेल्ड है। जो विंगलेस होगा वो क्या करेगा, वो सिक्रेटिंग मॉलिक्यूल है इसलिए रिलीज हो जाता है, और विंगलेस का रिसेप्टर फ्रीजल इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे ही फ्रीजल से बाइंड होता है डीशिवेल्ड एक्टिवेट होता है, और डीशिवेल्ड GSK3 को इनहिबिट करता है जिसको ड्रोसोफिला के केस में आर्माडिलो बोलते हैं। और GSK3 जैसे ही इनहिबिट होता है यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, बीटा कैट एक्टिवेट होता है, और यहाँ पर जो बीटा कैट है इसके बाद में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, इनग्रेल्ड क्या करता है, यहां से हैजोक को रिलीज करेगा। हैजोक क्या करेगा, हैजोक थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पर इसका रिसेप्टर है पैच्ड, वहां पर जाएगा, और जो स्मूदेन है वो फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में एक्टिवेट होगा,
तो इस तरीके से सिग्नलिंग चलती रहती है। सो WNT में जो यहाँ पर विंगलेस सेल है, यहाँ से विंगलेस तो रिलीज हो रहा है, लेकिन इनग्रेल्ड वाला हेडजॉग को रिलीज कर रहा है। तो इनग्रेल्ड जो है सिक्रेटिंग नहीं है, क्योंकि सिक्रेट नहीं हो रहा, विंगलेस सिक्रेट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग विंगलेस जो है, अगर मैं इनग्रेल्ड के बारे में बात करूं तो इनग्रेल्ड एंटीरियर पोर्शन ऑफ या एंटीरियर बाउंड्री ऑफ पैरा सेगमेंट एंड पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ सेगमेंट। तो पोस्टीरियर बाउंड्री ऑफ सेगमेंट में फ्यूसी टेराजो और एंटीरियर में इवन स्किप्ड एक्सप्रेस करता है और विंगलेस इसके अपोजिट में काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स। होम्योटिक सिलेक्टर जीन्स के केस में क्या होता है, होम्योटिक सिलेक्टर जीन के केस में एंटीना पीडिया काम करता है, इसके अलावा बाइथोरिक्स काम करता है, इसके अलावा सेक्सकॉम रिड्यूस्ड काम करता है, इसके अलावा डिफॉर्म्ड काम करता है, इसके अलावा एंटीना पीडिया काम करेगा। ये कुछ यहाँ पर जीन्स काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर ये देखा जाता है, मेन हम बात करते हैं थोरेक्स और एब्डोमेन की। सो थोरेक्स वाले पोर्शन में जब मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर जो T2 वाला पोर्शन होता है, क्योंकि थोरेक्स में T1 T2 ये सेगमेंट होते हैं, तो जो T2 वाला सेगमेंट है 1 पेयर ऑफ लेग एंड 1 पेयर ऑफ विंग्स बनाता है। और यहाँ पर जो एंटीना पीडिया जीन है, एंटीना पीडिया जीन यहाँ पर एंटीना नहीं बनने देगा T2 सेगमेंट में, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाता है एंटीना पीडिया में तो हेड की जगह पे लेग्स आ जाएंगे। बट अगर यहाँ पर रेसेसिव म्यूटेशन होता है एंटीना पीडिया में तो T2 सेगमेंट की जगह पर एंटीना देखने को मिलेगा। और अगर डोमिनेटिंग म्यूटेशन हो जाता है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एंटीना पीडिया जीन हेड में भी एक्सप्रेस होगा और थोरेक्स में भी एक्सप्रेस होगा। अगर T3 सेगमेंट में म्यूटेशन हो जाए और T2 सेगमेंट वहां एक्सप्रेस कर जाए तो क्या देखने को मिलेगा, 2 पेयर ऑफ लेग्स प्लस 2 पेयर ऑफ विंग्स। और अगर एब्डोमिनल जीन में म्यूटेशन हो गया तो फिर जो बाइथोरिक्स है उसमें म्यूटेशन हो गया तो एब्डोमिन ही नहीं बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डोर्सल वेंट्रल के बारे में। डोर्सल वेंट्रल में क्या होता है, डोर्सल साइड में जो गर्कन प्रोटीन है, ये गर्कन प्रोटीन क्या करता है, ये टोरपीडो को एक्टिवेट करता है, क्योंकि टोरपीडो रिसेप्टर के जैसा काम करता है, गर्कगेन लाइगेंड के जैसा काम करता है। तो क्या देखने को मिलता है, ये देखा जाता है कि जो ये गर्कगेन यहाँ पर टोरपीडो है तो फॉलिकुलर सेल में होता है, फॉलिकुलर में, और गर्कगेन कहाँ होता है, ये oocyte में होता है। सो ये क्या करते हैं, डोर्सल पोर्शन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, टोरपीडो इनहिबिट कर देता है पाइप को, तो यहाँ पर डोर्सल पोर्शन बनता है। लेकिन वेंट्रलाइजेशन में क्या देखने को मिलता है, वेंट्रल साइड में, वेंट्रल साइड में ये देखा जाता है कि वहां पर कोई गर्कगेन नहीं होता। अगर गर्कगेन नहीं है टोरपीडो एक्टिवेट नहीं होगा, टोरपीडो अगर एक्टिवेट नहीं है तो पाइप एक्टिवेट नहीं होगा, और अगर पाइप एक्टिवेट नहीं है तो डोर्सल नहीं बनेगा। और जब पाइप एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसको इनहिबिट करने वाला कोई नहीं है, पाइप एक्टिवेट होगा, किसको एक्टिवेट करेगा, सल्फेटेड विटेलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन को। ये क्या करेगा, गैस्ट्रुलेशन डिफेक्टिव जीन को एक्टिवेट करेगा, ये क्लीव करेगा स्नेक को, स्नेक करेगा एस्टर को, एस्टर करेगा स्पेजल को, और स्पेजल करेगा टोल को, टोल करेगा पहले को, जो कि एक प्रोटीन काइनेज है जो कि फॉस्फेट को ऐड कर देगी कैक्टस के ऊपर। और जैसे इसके ऊपर फॉस्फेट ऐड होता है, ये क्या करता है, डोर्सल प्रोटीन को इनहिबिट करके रखता है नॉर्मली। जैसे फॉस्फेट ऐड हो जाएगी, डोर्सल प्रोटीन जो है ये फ्री हो जाएगा, और डोर्सल प्रोटीन का काम क्या होता है, वेंट्रल फेट देना। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट के बारे में। आज हम लोग टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट ही करेंगे। कल जो लेक्चर है वो रिमेनिंग पोर्शन का अपलोड हो जाएगा, फ्रॉग डेवलपमेंट वगैरह का, फ्रॉग डेवलपमेंट का, रीजनरेशन का, और डिक्टोस्टिलम डिस्कॉर्डियम और सेक्स रिदमेशन, ये 4 टॉपिक रह जाएंगे बस।
तो यहां पर लिम्ब डेवलपमेंट के केस में क्या देखने को मिलेगा? पहली चीज तो जो बेसिक नीड होते हैं लिम्ब डेवलपमेंट के लिए, वो नीड्स कौन कौन से होते हैं? वो होंगे लिम्ब फिल्ड, लिम्ब बड एंड रेटिनोइक एसिड, LPM, सोमाइट्स, epithelial mesenchymal interaction, TBX4, TBX5, FGF8 एंड एपिकल एक्टोडर्मल रिज। अब अगर मैं ओरिजिन के बारे में बात करूं, सो ओरिजिन ऑफ लिम्ब, क्या ओरिजिन होगा? मेसोडर्मल ओरिजिन होगा। दूसरा, इंटरेक्शन कौन सा होगा? एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन होगा। तीसरा, मेसेनकाइमल ओरिजिन किस किस का होता है? LPM का और सोमाइट्स का। जो सोमाइट्स है वो क्या बनाता है? वो मसल्स बनाएगा और LPM जो है ये स्केलेटन बनाएगा। नेक्स्ट, लिम्ब फिल्ड में कौन कौन से हम लोग देखेंगे? सोमाइट्स, LPM एंड एक्टोडर्म और कुछ जीन्स के बारे में देखेंगे। लिम्ब बड, जब लिम्ब बड बनेगी या जब इस तरीके से जो बल्ज आउट पोर्शन बनेगा तो कौन कौन काम करेगा? ZPA काम करेगा जो कि पोलैरिटी डिसाइड करेगा। एपिकल एक्टोडर्मल रिज एक्टिवेट होगा जो कि FGF8 को एक्टिवेट करेगा। इसके अलावा प्रोलिफरेशन जो जोन है वो एक्टिवेट होगा। ZPA मेसोडर्मल होगा ओरिजिन में, AER एपिकल एक्टोडर्मल होगा ओरिजिन में। और यहां पर क्या देखने को मिलता है? जो विंग्स है उनको स्पेसिफाई कौन करता है? लिम्स को स्पेसिफाई मेसेनकाइमल ओरिजिन किनका होता है? LPM और सोमाइट्स का। तो ये स्पेसिफाई करते हैं कि क्या बनेगा। स्पेसिफाई ये करते हैं कि फोर लिम्ब बनेगा या हाइंड लिम्ब बनेगा। कई बार हम लोग ये सोच लेते हैं कि TBX जीन स्पेसिफाई करेगा, कि TBX4 स्पेसिफाई करेगा हाइंड लिम्ब बनेगा, TBX5 स्पेसिफाई करेगा फोर लिम्ब बनेगा। ये बनाने का काम करते हैं, स्पेसिफाई करने का काम नहीं करते। स्पेसिफाई करने का काम कौन करता है? LPM और सोमाइट्स जो है ये स्पेसिफाई करते हैं। ये स्पेसिफाई करेंगे कि फोर लिम्ब बनेगा या हाइंड लिम्ब बनेगा। क्लियर है? तो यहां पर ये मान लो सोमाइट है, देन LPM है, देन एक्टोडर्म है। तो सोमाइट के केस में क्या होता है? जो रेटिनोइक एसिड है ये FGF8 को इनहिबिट कर देता है। साथ साथ में LPM वाले पोर्शन में TBX5 को एक्टिवेट करेगा और TBX5 FGF10 और एपिथेलियल मेसेनकाइमल इंटरेक्शन को एक्टिवेट करेगा। FGF10 को WNT2A स्टेबलाइज करेगा। इसके अलावा जो ये FGF10 है ये क्या करेगा? यहां पर ये WNT3A को एक्टिवेट करेगा जो कॉन्टिन्यूसली FGF8 बनाएगा और ये FGF8 कॉन्टिन्यूसली किसका प्रोडक्शन करवाएगा? FGF10 का। और इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा। इतना वाला जो प्रोसेस है साइक्लिक फॉर्म में चलता रहेगा और कॉन्टिन्यूसली FGF8 बनेगा। और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? एपिकल एक्टोडर्मल रिज देखने को मिलेगा। यानी कि इस तरीके से जो बल्ज आउट पोर्शन होने लग जाएगा और TBX5 है तो क्या बनेगा? फोर लिम्ब बनेगा। और जब हाइंड लिम्ब बनना होता है तो यहां पर क्या होता है? माउस के केस में यहां पर कोई अननोन फैक्टर होता है जो कि आईलेट को एक्टिवेट करवाता है और आईलेट क्या करता है? इनहिबिट कर देता है बीटा कैट को। साथ साथ में यहां पर ये अननोन फैक्टर TBX4 को एक्टिवेट करवाता है जिसको PIT-X1 क्या करेगा? ये भी एक्टिवेट करवाता है। TBX4 FGF
10 को एक्टिवेट करवाएगा, WNT8C को स्टेबलाइज करेगा, देन FGF10 क्या करेगा, WNT3A को एक्टिवेट करेगा, जो कि सरफेस एक्टोडर्म से सेम प्रोसेस जो उसको रेगुलेट करवाएगा, और इस तरीके से हाइंड लिम्ब बनेगा। लेकिन चिक के केस में क्या होता है, चिक के केस में ये वाला पोर्शन जो है ये काम नहीं करता। क्लियर है? देन बात करते हैं हम लोग एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। सो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के केस में क्या होता है, ZPA क्या करता है, सोनिक हेजो को रिलीज करता है पोस्टीरियर पार्ट में, और ये क्या स्पेसिफाई करता है, डिजिट 5 यानी स्मॉलेस्ट जो फिंगर होती है, और जहां पर इसका कॉन्सेंट्रेशन ना के बराबर होगा वहां क्या बनेगा, डिजिट 1 यानी कि थंब। क्लियर? इसके अलावा प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, ये क्या है, ये वाला पोर्शन रेटिनोइक एसिड, ये प्रोक्सिमल है, पास में ही ये बिल्कुल ही हैंड जब स्टार्ट होता है तो प्रोक्सिमल रेटिनोइक एसिड बनाता है, और सबसे दूर FGF8 है तो ये डिस्टल पोर्शन बनाएगा। डोर्सल वेंट्रल के बारे में बात करें तो डोर्सल वेंट्रल के केस में क्या देखने को मिलता है, WNT7A LMX1 ये क्या करते हैं, ये डोर्सल पोर्शन बनाने का काम करते हैं। जब इन दोनों में म्यूटेशन हो जाते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, तो वेंट्रल पोर्शन बन जाता है। क्लियर है? देन बात करते हैं हम लोग होक्स जीन के बारे में। होक्स जीन के केस में स्टाइलोपोड, जुगोपोड एंड ओटोपोड, इन तीन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। स्टाइलोपोड बनाता है होक्स 9, 10, जुगोपोड 11 एंड देन 12 एंड 13 ओटोपोड बनाने का काम करते हैं। होक्स 9, 10 क्या करता है, ह्यूमरस और फीमर बनाएगा, 12 और 13 एंकल एंड टोज बनाएंगे, एंड अल्ना रेडिया बनाता है ये वाला पोर्शन। तो क्या देखने को मिलता है, जो होक्स 13 होता है ये दो तरीके का होगा, होक्स D13 एंड होक्स A13। होक्स 13 ये दो तरीके का होगा। जो होक्स D13 होता है, होक्स D13 क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है डिजिट 1 को, डिजिट 1 यानी कि थंब को स्पेसिफाई करता है। इसके अलावा यहां पर जो होक्स A13 होता है, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा, हैंड फुट जेनाइटल सिंड्रोम। लेकिन अगर होक्स D13 में म्यूटेशन हो जाता है तो पॉलीसिंडक्टिलिटी सिंड्रोम देखने को मिलेगा। सोनिक हेजोक में अगर म्यूटेशन हो जाए या नॉकआउट कर दिया जाए तो दोनों तरफ क्या देखने को मिलेगा, स्पेसिफाई नहीं हो पाएगा कि स्मॉल फिंगर कहाँ बनेगी, लार्ज फिंगर कहाँ बनेगी, तो न्यूमरस डिजिट फॉर्म हो जाएंगे जो स्पेसिफाइड नहीं होंगे। इसके अलावा अगर मान लो जो होक्स 12 है, अगर मान लो कि होक्स 13 है जो कि स्पेसिफाई करता है थंब को, और मान लो कि जो होक्स D12 है वो एब्सेंट वहां पर देखने को मिल रहा है, होक्स 13 एब्सेंट है, तो होक्स 12 एक्सप्रेस करके वहां पे पोस्टीरियर पोर्शन बना देगा। अब अगर मैं डिजिट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, मेन काम डिजिट स्पेसिफाई करने का BMP427 ये काम करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक जीन होता है जिसको बोलते हैं डिकोफ, जिसका काम होता है एपोप्टोसिस करवाना। और ये क्या होता है, जैसे मान लो इस तरीके से ये फिंगर्स हैं जिनके बीच स्पेस ही नहीं है, तो ये एपोप्टोसिस करवा के स्पेस को फॉर्म कर देगा फिंगर्स के बीच में। और यहाँ पर WNT जो होता है ये इसको तो एक्टिवेट करता है बट ये इसको इनहिबिट करने का काम करता है। क्लियर है? बट अगर मान लो ये जो एपोप्टोसिस इसको भी रोकना हो तो यहाँ पर जर्मलिन काम करता है। क्लियर? सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल हम लोग इसके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उसकी भी वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। एंड इफ यू फाइंड दिस लेक्चर बेनिफिशियल फॉर यू, कमेंट डाउन बिलो if you have any query, and like, share and subscribe this channel for more such kind of videos.